आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं राजेश वर्मा और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम बात मुलाकात। जी हां, हमारे साथ मौजूद हैं बेहद ही कर्मठ और ईमानदार और जनता के लिए जागरूक कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी जी। चर्चा करेंगे और चर्चा करने से पहले बात करेंगे कि सर, राजनीतिक कैरियर में समय बहुत हो चुका है आपको, किस तरीके से देखते हैं, कैसे शुरुआत हुई है आपकी इस दौर में? देखिए, राजनीति से तो मैं दूर दूर का मेरा कोई मतलब नहीं था। मेरे पिताजी भी फौजी थे, मैं भी 7 साल फौज में रहा। 1983 में कपस्टेड ग्राउंड पर जब कैटेगरी सी हो गया था, मेडिकल प्रॉब्लम हो गई थी सिक्किम में, आर्मी छोड़कर आया और बाई एक्सीडेंट राजनीति में आया। और आपने देखा होगा कि अक्सर मैं गरीबों के बीच में काम करता हूं, कमजोर लोगों के बीच में काम करता हूं, क्योंकि मैंने गरीबी को बहुत नजीक से देखा है। मैंने टपकता हुआ मकान भी देखा है, मैंने भूख भी देखी है, मैंने बेरोजगारी भी देखी है। मुझे याद है जब मैं छोटा था, मेरे पिताजी भी फौज में थे और एक बैंक में गार्ड का काम करते थे। और 4th क्लास तक मुझे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया। जब 5वीं क्लास में आया तो भाई बहन ज़्यादा हो गए, तो मुझे उठा के फिर टाट पट्टी वाले स्कूल में डाल दिया। और गर्मियों की छुट्टी में मैं हर की पौड़ी में गुब्बारे बेचा करता था। मैंने वो दिन देखे हैं, इसीलिए मैं गरीबों के बीच में काम करता हूँ। मुझे जब मैं कोई गरीब मेरे पास आता है तो मुझे अपने दिन याद आते हैं और मेरी कोशिश होती है कि मैं उसकी जितनी अपनी सामर्थ हो मैं मदद करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद जब मुझे याद है एक घटना, जब मैं 9th में पढ़ता था, तो जिन बच्चों के पिता आर्मी में, उनको स्कॉलरशिप मिलता था। मेरे पिताजी सेकंड वर्ल्ड वॉर के, तो मुझे 96 तक जब 8 तक था, 96 रुपये मिलते थे। जब 9th में आया तो 120 रुपये हो गए। और उस जमाने में 120 रुपये में एक टेरिकोट की पैंट कमीज आ जाती थी। एक बार मुझे याद है कि मैं मसूरी पिकनिक जा रहा था, तो उस टाइम 2 पैंट कमीज हमारे होती थी। एक पिकनिक जा रहा था तो शाम को पैंट कमीज को साइकिल में रखकर ब्रश कराने धोबी के यहाँ गए, और जब लौट के आ रहा था तो उसमें से पैंट कमीज जो कैरियर से निकली वो लूज था और चेन में फंस गई, जो फ्लाईविल जो होता है जिसमें अब पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। फिर जो कपड़े अपने पास थे पहने हुए उनको उतारा, उनको धोया, फिर धोई बंद हो गया था, बस सुखाएं कैसे। फिर घर में एक प्रेस थी, ढूंढी, उसमें जंग लगा हुआ था, एक मार से उसका जंग साफ किया। फिर जो चूल्हा जलता था दोनों घर में, उसके कोयले से उसे गर्म किया और उसको सुखाकर उनको पहनकर मैं मसूरी गया। और आज मैं 2 बार उस मसूरी का विधायक हूं। तो ये सब ईश्वर की कृपा है, क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद है। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं कि ईश्वर ने अगर आपको ताकत दी है, शक्ति दी है, तो गरीबों के लिए, कमजोर लोगों के लिए अपना काम करना चाहिए। मुझे घटना याद आती है, मैं एक दिन बैठा हुआ था, मैं ठेकेदारी करता था, तो मेरे पास हरबंस कपूर जी का भतीजा मेरे पास आया। 1985 की बात है कि मेरे चाचा जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैंने क्या करना है, कहने लगा जी बस्ता लगाना है। मेरा बस्ता लगाना क्या होता है कि बाहर मेज कुर्सी लेकर बैठते हैं, वो टिक करते हैं। जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ वहाँ पर हमारे बीजेपी का पहले बस्ता नहीं लगता था, कांग्रेस वाले मार के भगाते थे, कांग्रेस बहुत मजबूत थी। तो हमने भारतीय जनता पार्टी का बस्ता लगाना वहाँ शुरू किया। पार्टी के युवा मोर्चे के महामंत्री के उससे अपना करियर शुरू किया। फिर विभिन्न पदों में होते हुए लगातार जनता ने आशीर्वाद दिया, 3 बार विधायक बन गया। आज मेरी पार्टी ने, मेरे नेतृत्व ने उस पर भरोसा कर मुझे कामना मंत्री का दर्जा दिया। और मैं एक बात जो ये भी कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता मुझे लगी कि अगर कोई कार्यकर्ता ईमानदारी से काम करता है, देर तो हो सकती है
लेकिन कहीं ना कहीं उसका उसका पुरस्कार जरूर मिलता है। इस पार्टी की विशेषता मैंने देखी है कि मेरे जैसे व्यक्ति, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं हो, जिसका कोई गॉडफादर ना हो, ऐसे व्यक्ति को जो फौज में सिपाही रहा हो, उसको आज कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। इसके लिए मैं अपने नेतृत्व का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। फौज की लड़ाई और उसके बाद आज जनता के लिए जिस तरीके से सेवा के लिए उतरे हैं, कितना फर्क देखते हैं? और साथ ही मैं एक और सवाल आपसे पूछूंगा कि सैनिकों की आप भली भांति आप हर चीज़ों को जानते हैं ना, बारीकी से आपने देखा है। और अब मैं जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि तमाम जो पूर्व सैनिक हैं या सैनिक से तमाम जितने भी लोग हैं, परिवार हैं, वो लगातार आपके पास हर चीज़ जो उनको लगता है कि गणेश जोशी जी हमारे लिए ये कर सकते हैं, तो हर सेवा के लिए आप तत्पर हैं। किस तरीके से देखते हैं आप इन चीज़? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने मुख्यमंत्री जी का, मोदी जी का, नड्डा जी का, अमित शाह जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। और वहीं जो मेरी हॉबी या जिसको मेरी शौक, जहाँ मुझे और मंत्रालय दिया, मुझे सैनिक कल्याण मंत्रालय दिया। और स्वाभाविक है कि एक सैनिक होने के नाते मेरा झुकाव सैनिकों के प्रति ज़्यादा रहता है। अब तो मैं कैबिनेट मंत्री हूँ, जब मैं कुछ भी नहीं था तब भी आपने देखा होगा, जब कारगिल हुआ था तो मैं हर शहीद के परिवार में मैं गया था जनरल खंडूरी के साथ। और जहाँ कहीं भी कहीं शहीद होता है तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि वहाँ जाकर उस शहीद को नमन करूँ, प्रणाम करूँ। और आज नरेंद्र मोदी जी की कल्पना और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्य धाम को हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमने संकल्प लिया है कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर अभी तक जितने हमारे शहीद हुए हैं उनके घरों में हम जाएंगे, उनके घरों की पवित्र मिट्टी को लेकर हम आएंगे, एक कलश में रखकर, और सरकार की तरफ से एक सम्मान पत्र उस परिवार को देंगे। और शहीद सम्मान यात्रा हम 1 सितंबर से शुरू करेंगे और उसके बाद उस मिट्टी से इस सैन्य धाम का निर्माण होगा। और क्योंकि इसको हमने धाम का नाम दिया है, और धाम का मतलब मंदिर से भी होता है कि उसमें, और भारत की सेना में 2 सैनिक ऐसे हैं जिनकी पूजा होती है, बाबा जसवंत सिंह और बाबा हरभजन सिंह। मैं सीडीएस से मिला था, मैंने उनसे अनुरोध किया कि मैं दोनों जगह जाना चाहता हूं, तो मैं अभी मौसम ठीक होगा तो पर्सनली वहां पर जाऊंगा। और उस मंदिर को देखने के बाद जो हमने निर्णय लिया है कि गेट के दोनों तरफ, एक तरफ बाबा हरभजन सिंह का मंदिर होगा, एक तरफ बाबा जसवंत सिंह का मंदिर होगा। उसके बाद जितने हमारे टैंक हैं, आरटी गन्स हैं, एयरफोर्स जो एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ये वेपन्स वहाँ पर रखे जाएंगे। इस सैन्य धाम में उन वीरों की जहाँ चित्र व विवरण होगा, वहीं लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से वीर गाथाओं को हम दिखाएंगे, म्यूजियम उसमें होगा। ये निर्णय हमने लिया है। और सैनिकों की समस्याओं के लिए मैं लगातार संघर्ष करता रहता हूं। कई बार तो विधायकों से मेरा विधानसभा के अंदर वो कहता आप तो सिर्फ सैनिक की बात करते हो, क्योंकि एक सैनिक जब रिटायर होकर आता है, मान लिया कोई सिपाही अगर रिटायर होकर आए तो 37 साल में, वो 35-36 साल में रिटायर होकर आ जाएगा। और उसके बाद दोहरी जिम्मेदारी होती है, जहां अपने बच्चों की होती है, वहीं अपने माता पिता की जिम्मेदारी इस पर होती है। इसलिए हमने उपनल के माध्यम से सैनिकों को रोजगार देने का काम किया है। अभी मैंने जो हमारी सेकेंड वर्ल्ड वार की विडोज हैं, जिनकी पेंशन पहले हमने 8,000 की थी, उसको 10,000 बढ़ाने का प्रस्ताव मैंने दिया है। जो हमारे सैनिकों के बच्चे एनडीए और आईएमए और मेडिकल की कोचिंग करते हैं, उनकी जो राशि है 50,000 थी, उसको दुगना करने का काम हमने कर दिया, उसके प्रस्ताव हमने दे दिया है। और अभी हमने पूर्व में एक वार विडोज बॉयज हॉस्टल देहरादून में बनाया था, सैधारा रोड पर, ऐसा ही एक हम हल्द्वानी में बनाने जा रहे हैं। और जहाँ कहीं भी किसी सैनिक को कोई समस्या होती है, हमारी कोशिश होती है कि हमने ये सुनिश्चित किया है कि अगर कोई सैनिक के पास उसका आई कार्ड है और उसका सचिवालय विधानसभा में काम है, तो उसका आई कार्ड ही उसका पास है। और क्योंकि ये भारत जो है वीरों की भूमि है, और आप अगर देखें, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, चाहे सेकेंड वर्ल्ड वार हो, चाहे 47 की लड़ाई हो, चाहे 62 हो, चाहे 65 हो, चाहे 71 की लड़ाई हो, चाहे कारगिल हो, चाहे ताज होटल पर हमला हो, चाहे बटाला कांड हो,
वहाँ पर शहीद होने वाला कोई न कोई जवान हमारे उत्तराखंड से होता है, और देश की सीमाओं तो रोज छुटपुट घटनाओं में लोग शहीद होते हैं। और अक्सर देखने में आता है जब कोई शहीद होता है तो कुछ दिन तक तो सब लोग उसके घरों में जाते हैं, जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, सूरज चांद रहेगा तेरा नाम का नारे लगाते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। हमने निर्णय लिया, हमारी सरकार ने, कि अगर देश की सीमा पर रक्षा करते हुए कोई जवान, चाहे सेना का हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का हो, अगर शहीद होगा, उसके परिवार के एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप नौकरी देने का काम पुष्कर धामी की सरकार करेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अहम बात है कि लास्ट टाइम जब दूसरी लहर जब कोरोना की आई थी, आपको एक अहम भूमिका भी जो है आपको कोरोना की लड़ाई से लड़ने के लिए एक आपको दी गई थी पार्टी द्वारा। तो अब जो है कि आपका मैंने एक बयान भी पढ़ा था कि आपने ये बोला था कि दूसरी लहर जब आई थी तब हम लोग सचेत नहीं थे। तो इस बार जो तीसरी लहर का आशंका जो लगाई जा रही है, उसको लेकर के किस तरीके से आप देखते हैं? तीसरी लहर के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। मुझे याद है जब मुझे कोविड मंत्री बनाया था तो मात्र 636 जो है ऑक्सीजन बेड यहाँ पर थे, जिसको बढ़ाकर हमने आज 3000 कर दिया है। मात्र 145 आईसीयू बेड यहाँ पर थे, जिनको बढ़ाकर हमने 900 कर दिया है। मात्र 135 वेंटिलेटर यहाँ पर थे, जिनको बढ़ाकर हमने आज 700 कर दिया है। हमने, जैसा कि कहा जा रहा है कि अगर तीसरी लहर आएगी तो बच्चों पर अटैक करेगी, हमने ये सुनिश्चित किया है कि हर हॉस्पिटल्स के अंदर 25% बेड जो है बच्चों के लिए सुरक्षित किए हैं। और साथ ही हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि क्योंकि कोई बच्चा अगर एडमिट होगा तो उसके साथ अकेला नहीं रहता, तो उसकी माँ भी रहेगी या और कोई गार्जियन रहेगा। हमने सारी व्यवस्थाएं की हैं और हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सरकार इसके लिए पूरी तैयार है। 2 साल से व्यापार जो है बिल्कुल ठप पड़ा है, अगर कोरोना काल की बात करें तो अब तक की। और तीसरी लहर का और आशंका है तो कहीं ना कहीं एक जो रेवेन्यू आता था, 4 धाम यात्रा की भी बात कर लें या तमाम हम व्यापार से जुड़े ये उद्योग की बात करें तो उद्योगों को की दृष्टि से भी देखें तो इन्वेस्टर मीटिंग भी पहले की है आपकी सरकार में TSR फर्स्ट के द्वारा। तो किस तरीके का रिस्पॉन्स अब तक मिला है व्यापार जगत को लेकर के, और आपको भी इसकी कमान दी गई है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। मुझे ध्यान है एक बार अभी कुछ दिन पूर्व एक ट्रांसपोर्टर और होटलियर्स का एक पदयात्रा निकालकर हरिद्वार से एक प्रतिनिधिमंडल आया था। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। मैंने उनका मांग पत्र देखा, उसमें ट्रांसपोर्टर भी थे, गाइड्स भी थे, छोटे छोटे होटल व्यवसायी भी थे। और हमने जब माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया, मैं दिल की गहराइयों से मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि 200 करोड़ का एक बहुत बड़ा पैकेज, जिसमें 1 लाख से अधिक जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि 4 धाम यात्रा हमारा आर्थिकी की रीढ़ है और 2 साल से वो ठप है। तो इस पैकेज से हमने उसको राहत देने की कोशिश की है। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का आपके चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक बहुत बड़ा कदम इस दिशा में उठाया है।
व्यापार की जैसे हमने बात करी, अब जैसे खेती को लेकर की भी बात करें, तमाम ऐसे इशू हैं, काफ़ी सारे पहाड़ की जो आजीविका है वो अधूरी दिखती है इस समय कहीं ना कहीं। तो इसके लिए कोई ठोस कदम, और दूसरा इन्हीं चीज़ों को लेकर के महत्वपूर्ण, क्योंकि आज भी अगर हम बात करें तो देवस्थानम बोर्ड की भी चर्चा जो है बहुत काफ़ी तेज़ी से चल रही है, उसको लेकर भी काफ़ी कन्फ्यूज़न जो है वो रहा है। कन्फ्यूजन हमने बिल्कुल दूर कर दिया है। अभी हम जब उत्तरकाशी में थे, मुख्यमंत्री जी के साथ में वहाँ पर था, तो वहाँ के तीर्थ पुरोहित हमारे पास आए थे और उसी दिन हमने घोषणा की है कि हम देवस्थान बोर्ड को हमने फिलहाल स्थगित कर दिया है। उसके लिए हमने एक हाई पावर कमेटी बनाई है, वो उसका अध्ययन करेगी, वो हमारे इन लोगों से बात करेगी कि जिन लोगों को शंका है और उसमें कहीं कुछ चेंजिंग करना होगा जो हमारे तीर्थ पुरोहित के हित में होगा, जिससे उनके हितों का कुठार को नुकसान ना हो, वो काम हम करेंगे। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तरकाशी के अंदर ही बहुत बड़ा काम किया है। 2022 के चुनाव आगामी आने जा रहे हैं, क्या तैयारी है पार्टी की और किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि विपक्ष के पास भी लगातार महंगाई को लेकर के बड़ा एक मुद्दा जो है वो सामने आ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है, बूथ तक हमारी इकाई है। और अगर आपने देखा होगा कि मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं जब से विधायक बना हूं, लोग विधायक बनने के बाद आराम करते हैं और 5वें साल निकलते हैं। हमने 24 घंटे 365 दिन जनता के लिए दिए हैं। जनता के हर दुख दर्द में हमने शामिल होकर उसको कम करने की कोशिश की है। आप ज्यादा दूर मत जाइए, आप कोरोना में देख लीजिएगा, हमने मोदी किचन के माध्यम से 2,85,000 लोगों को मैंने खुद अपने विधानसभा क्षेत्र में भोजन करवाया। 29,500 किट मैंने पिछली बार बांटी है, 25,000 से अधिक राशन किट अभी बांट चुका हूं। और जब अन्य पार्टियों के लोग कोरोना के भय से घरों में छिपे हुए थे, भारतीय जनता पार्टी का चाहे वार्ड का कार्यकर्ता हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, हम सब लोग मिलकर जनता के बीच में जाकर जनता के दर्द को कम करने का प्रयास कर रहे थे। कभी सैनिटाइजर बांट रहे थे, मास्क बांट रहे थे, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर रहे थे, कंप्यूटर की व्यवस्था कर रहे थे, और जो स्वास्थ्य सुविधाएं को बढ़ाने का काम कर रहे थे। अब जब कोरोना का प्रभाव थोड़ा कम हुआ है तो हमारे मित्र बिलों से बाहर अब निकलकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जनता हर चीज का आकलन करती है। जनता देखती है कि उस समय उनके साथ में कौन था, और आने का समय में इसका हिसाब जो है इन पार्टियों से दिलेगी। 3 मुख्यमंत्री जो है तीसरे आ चुके हैं, पुष्कर सिंह धामी जी को बड़ी कमान जो है मिली है। क्या जनता अब इन आंकड़ों को भी नहीं देखेगी? क्या आपको लगता है कि जो TSR ने जो 4 साल काम किया उनको पार्टी आगे नहीं गिनवा रही है? क्या ऐसी कमियां रही हैं? और जो अब नए मुख्यमंत्री आई हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी जो है बड़ा प्रेशर है, क्योंकि समय कम है सर, और आगे चुनाव भी बहुत बड़ी जो तैयारी है वो करनी है पार्टी। देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, माननीय मोदी जी ने, माननीय नड्डा जी ने, माननीय अमित शाह जी ने एक युवा चेहरे को, युवा नेतृत्व को, जो एक सैनिक का बेटा है, इस प्रदेश की कमान दी है। और आज शायद 15-16 दिन हमारे को हो गए हैं, जो एक संदेश देने का काम इस युवा ने किया है, इस युवा मुख्यमंत्री ने किया है। चाहे हमारे जो एंट्रेंस डॉक्टर हैं उनकी मानदेय बढ़ाने की बात हो, चाहे 24,000 से अधिक रिक्तियों को भरने की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो के माध्यम से 20,000 ग्रामीण क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार देने की बात हो, हमारा पूरा फोकस बेरोजगारी और नौजवानों पर है। हम इंडस्ट्री के क्षेत्र में नए उद्योग लगाकर यहां से पलायन को रोकना चाहते हैं। हम अरोमा पार्क बना रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक पार्क बना रहे हैं सितारगंज में, और हमारी ये कोशिश है कि हमारे छोटे छोटे उद्योग पहाड़ों तक पहुंचे, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और आज हमारे विरोधियों को सूझ नहीं रहा कि हम पुष्कर धामी को कैसे घेरें। जिस सधवे तरीके से वो काम कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी पर, जो बार बार आती थी कि ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल पे नहीं है, ब्यूरोक्रेसी पर अंकुश लगाने का काम किया है। सबसे पहले
मुख्य सचिव की बदली किया, उसके बाद 24 नौकरशाहों को हमने बदली किया। तो एक लोगों के अंदर एक संदेश गया है कि ये युवा इस प्रदेश के लिए कुछ कर सकता है। और मैं तो ये आपके चैनल के माध्यम से दोनों तरफ वालों से कहना चाहता हूँ, अपनी तरफ वालों से भी और उधर वालों से, कि 15 साल तक मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है। पुष्कर धामी के नेतृत्व में ये हमारी सरकार चलेगी और पूरे ईमानदारी से काम करेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। क्या रोडमैप है उत्तर प्रदेश में अगर आप राजनीति में आते हैं? अन्य पार्टियों की तरह हम हवा में बात नहीं करते। हमारे जो भी एजेंडे में था, आपको शिक्षा फ्री देंगे, चिकित्सा फ्री देंगे, बिजली बिल फ्री देंगे। जो आम आदमी पार्टी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ये इस बार चुनाव में उतर रही है। आपकी बात पे सहमति जताता हूं कि हम बीजेपी को उतना ही फायदा पहुंचाएंगे हर जगह जितना हम दिल्ली में पहुंचाएंगे। बिजली की बात की, 200 यूनिट फ्री बिजली में देंगे, क्योंकि आपने करके दिखाया है। बाकी अगर ऐसा करेंगे सत्ता में आने के बाद, अगर हमारे केजरीवाल जी का मॉडल प्रधानमंत्री जी भी फॉलो कर लें तो इसमें बुराई क्या है? आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आती है तो जो पत्रकार हैं उनके लिए सरकार क्या करेगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल दावे से कहता हूं, हम पत्रकार भाइयों को बराबरी का दर्जा देंगे और हर उस असक्षम पत्रकार को सक्षम बनाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आपके दिल्ली के भी कई केंद्रीय मंत्रियों से आपका लगातार दौरा हुआ और आपने मुलाकात करी, जो है विपिन रावत जी से भी अभी लास्ट टाइम मुलाकात हुई। क्या उत्तराखंड के लिए आप नई सोच लेकर के आप चलना चाह रहे हैं? मैं माननीय गडकरी जी से मिला था। मैं उनका आभार व्यक्त करने गया था कि 700 करोड़ की टनल जो मसूरी में जाम की स्थिति पैदा हो जाती है उसके लिए एक वरदान साबित होगी। 700 करोड़ की टनल वहाँ पर बनने जा रही है, जिससे जो मसूरी का जो हाट जिसे कहते हैं, गांधी चौक जो जाम लगता है, उससे निजात मिलेगी। मैं उनका आभार व्यक्त करने गया था क्योंकि उस टाइम उन पर MSME और खादी का भी था। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैंने उनसे कहा कि साहब हमारे जो खादी के जो ट्रेनिंग सेंटर हैं वो बंद पड़े हैं, उनको रिवाइव करना है। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप प्रस्ताव बना कर लाइएगा, हम उसके लिए पैसा देंगे। खैर अब वो मंत्रालय चेंज हो गया, नारायण राणा जी के पास आ गया, मैं उनके से मिलने जा रहा हूँ। मैं राजनाथ सिंह जी से और CDS से मिला था। जो हम सैन्य धाम बना रहे हैं उसके लिए हमें वेपन्स की आवश्यकता है, जो वहाँ पर हम जो रखेंगे, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, वेसल्स, आर्टी गन्स। तो उन्होंने मुझे कहा कि जैसे ही आपका ये तैयार होगा हम सारी चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। और भी हमारी जो MSME पॉलिसी जो 2017 है वो जो है 22 में ख़त्म हो रही है, उसको बढ़ाने का अनुरोध मैंने किया था। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसलिए मैं दिल्ली में जब जाता हूं तो अपने केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर जो प्रदेश के लिए हम बेहतर हो सकता है करने का प्रयास करते हैं और उसमें केंद्रीय नेतृत्व का हमें आशीर्वाद भी मिलता है और उसके परिणाम भी आपको सामने नजर आएंगे। सर, एक बड़ा फेरबदल हुआ है कांग्रेस में, पर नेता प्रतिपक्ष भी आ गए हैं और प्रदेश अध्यक्ष की भी कमान संभाल ली गई है ना। काफ़ी छोटे से लेकर हर जो नाखुश एक वाद विवाद जो है पार्टी के बीच में चलता था, उसको कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल को कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो की गई है। आप किस तरीके से देखेंगे कांग्रेस को? खैर उनके दल का मामला है। 11 विधायकों की सरकार, एक अध्यक्ष, 4 कार्यकारी अध्यक्ष और बाकी क्या क्या बना दिए और कितना इन्होंने विद्रोह को दबाया। कल देख लीजिएगा आप, उनके एक विधायक धामी जी का बयान आप देखिएगा, नवप्रभा जी का बयान आप देखिएगा। खैर ये उनका अंदरूनी मामला है, हमें इससे कुछ नहीं लेना। लेकिन हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से सबके सब लोग पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सारे मंत्री काम कर रहे हैं। और मैंने कहा कि समय कम है, हम 2020 खेल रहे हैं और इसके परिणाम आपको दिखाई देंगे।
और एक बार फिर हम उस मिथक को तोड़ेंगे कि जो कहा जाता है कि साहब एक बार बीजेपी आती है फिर कांग्रेस आती है, इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको धामी के नेतृत्व में आएगी। लास्ट क्वेश्चन है मेरा ये कि आप पार्टी को कैसे देखते हैं, क्योंकि वो भी कर्नल कोठियाल, अजय कोठियाल जो है वो भी फौज के लिए, फौजियों के लिए सोचने की बात कर रहे हैं। और एक कभी जो है मनीष सिसोदिया जी आए हैं तो उन्होंने एक तरीके से उनको प्रेजेंट जो है सीएम के चेहरे के तौर पे 2022 के तौर पे किया। ये अब क्योंकि कर्नल कोठियाल एक सैनिक हैं, इस सैनिक होने के नाते मैं उन पर कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहता। समय आएगा तो चीजें सामने खुद आ जाएंगी, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, ये देशभक्तों की भूमि है, ये वीरों की भूमि है। यहाँ के नौजवानों में चाहे राइफलमैन गब्बर सिंह हो, विक्टोरिया क्रॉस नायक दरबान सिंह हो, चाहे मेजर धन सिंह थापा हो, ऐसे हजारों हजारों वीरों ने इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। जिस पार्टी का मुखिया जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो यही केजरीवाल था जो उसका सबूत मांग रहा था, यही केजरीवाल था, इसने कहा सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं है। जो जवानों की शहादत पर शक करता हो, ऐसे लोगों को यहां की जनता जो है घुसने नहीं देगी, बर्दाश्त नहीं करेगी। एक कोठियाल क्या कितने कोठियाल आ जाए, कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ के लोगों ने को मालूम है कि अगर देश की चिंता अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि देश की सेना में सेवा करने वाला हर 5वां जवान इस उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य से होता है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा राज्य करता है। तो ऐसे में ऐसे लोगों का कोई प्रभाव यहां पर होने वाला नहीं है, क्योंकि लोग इस चीज को देख रहे हैं कि जिस पार्टी का मुखिया केजरीवाल, आपने अगर आपके पास रिकॉर्डिंग आपने देखी होगी, उसने बार बार इस पे कहा था कि ये तो हुआ ही नहीं। उसने तो ये कहा कि जो पुलवामा कराया गया ये जानबूझ के कराया गया, और जबकि बाद में अगर आपने देखा होगा पाकिस्तान की संसद में इस बात का जिक्र वहां के एक एमपी ने किया कि पुलवामा हमारा सबसे बड़ी विजय थी और उसका बदला हमारे सैनिकों ने लिया। तो इसलिए आप आदमी पार्टी का यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। 2022 का चुनाव बिजली के ऊपर होगा या फिर सैनिकों के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से बयान जो है और पार्टियों के आ रहे हैं, क्योंकि 2022 का चुनाव सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस नारे को लेकर होगा। क्योंकि हमने अभी एक अपनी उद्योग नीति में हमने महिलाओं के लिए अलग उद्योग नीति बनाई है। अगर कोई महिला इंडस्ट्री लगाना चाहती है उसको हम 15% अलग से इंसेंटिव देते हैं। और मैंने सैनिक होने के नाते अभी मैं बोर्ड में ला रहा हूं, मैंने कहा कि अगर कोई सैनिक अगर इंडस्ट्री लगाना चाहता है हमने उसको भी उस दायरे में ला रहे हैं। तो जहां हमने महिलाओं की चिंता की है, नौजवानों की चिंता करी है, सैनिकों की चिंता की है, सबका साथ कहा, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नारे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और जनता ये देख रही है कि जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में चाहे औरदर रोड की बात हो, चाहे कर्णप्रयाग तक रेल पहुंचाने की बात हो जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, चाहे अगर आपने देखा होगा हमारे NH आज दिल्ली मात्र 3.5-4 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो हम विकास के नारे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। रोपवे की बात करेंगे जो आपके क्षेत्र में मसूरी में जो बनने जा रहा है, उसके लिए क्या प्लानिंग होगी? देखिए, रोपवे में कुछ अड़चन, क्योंकि बीच में ITBP की भूमि है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और अपने गृह मंत्री अमित शाह जी का कि कैबिनेट में उन्होंने इसको पास कर दिया है। और एक जो हमारी भारी अड़चन रोपवे की थी उसकी भी समाप्त हो गई है। तो शीघ्र भी हमारे रोपवे का काम शुरू हो जाएगा और मात्र 12 मिनट में हम यहाँ से जो है मसूरी पहुंचेंगे। धन्यवाद आपका। गणेश जोशी जी हमारे साथ थे और ये बात मुलाकात में उन्होंने बताया कि सैनिक धाम, जो 4 धाम एक तरीके से प्रदेश के अंदर माना जाता है, तो वहीं एक सैनिक धाम भी जो है वो प्रदेश में मिलने जा रहा है। और एक बड़ी उपलब्धि, चाहे वो व्यापार जगत से लेकर के बात करें या आगामी 2022 के चुनाव को लेकर के बात करें। वीडियो जर्नलिस्ट लई अहमद के साथ में राजेश वर्मा, के न्यूज इंडिया, देहरादून।